Hello everyone. So today the topic is fibroid uterus. So we'll be studying about fibroid uterus, which is from your unit number 5, gynecological nursing. So let's start with it. First of all comes the definition. Uterine fibroids are non-cancerous growths of the uterus that often appear during childbearing years. ठीक है, so it is a kind of non-cancerous growth. ठीक है, non-cancerous होती है ये और and it occurs mainly in the चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके अंदर ये जो कंडीशन है वो अराइज होती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लायोमायोमास और मायोमास. ठीक है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर एंड ऑलमोस्ट नेवर डेवलप इनटू कैंसर, एज वी हैव ऑलरेडी read in the first line that it is a non-cancerous growth. So इसके साथ ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है जिससे कि यूट्राइन कैंसर हो जाए आगे जाके, है ना, या फिर इसी से आगे जाके कैंसर बन जाए. तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है, राइट. So next comes fibroids range in size from seedlings undetectable by the human eye to bulky masses that can distort and enlarge the uterus. So जो fibroid का size है that can range from the size of seedling, छोटे छोटे seeds होते हैं उस size से लेके ये बहुत बड़े bulky mass तक form कर सकता है and even it can lead to enlargement of the uterus and leads to distortion in the shape of the uterus, right, when it is in the bigger size. There can be a single fibroid or multiple ones. ठीक है, एक fibroid भी हो सकता है और multiple भी हो सकते हैं एक woman के अंदर. In extreme cases, multiple fibroids can expand the uterus so much that it reaches the rib cage and can add weight. ठीक है, and in case अगर multiple fibroids present हैं वहाँ पे तो it can even lead to रिब केज, मतलब यूट्रस का साइज इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा कि यूट्रस कहाँ तक पहुँच जाएगा, रिब केज तक, एंड इवन इट कैन ऐड टू द वेट ऑफ द यूट्रस, राइट. देन मेनी वुमेन हैव यूट्राइन फिब्रॉइड्स समटाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ्स दैट ऑफन कॉज नो सिम्टम. ठीक है, तो ज़्यादातर देखा गया है कि फिब्रॉइड्स जो होते हैं दे डू नॉट कॉज एनी सिम्टम्स. ठीक है, तो वो अननोटिसेबल चला जाता है इन सम केसेस. देन कम्स कॉजेज. तो सबसे पहला कॉज आता है इसका जेनेटिक कॉज. ठीक है, जेनेटिक कॉज देखा गया है कि लाइक इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द जीन्स, ठीक है, सो दैट कैन लीड टू दिस particular condition. So many fibroids contain changes in the genes that differ from those in normal uterine muscle cells. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स हॉर्मोन्स. ठीक है, जो देखा गया है इसके अंदर जो हॉर्मोन्स है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये दोनों हॉर्मोन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिब्रॉइड की ग्रोथ के लिए. एज ये हॉर्मोन्स दोनों क्या करते हैं, दे लीड टू प्रमोशन इन द ग्रोथ ऑफ द फिब्रॉइड्स. ठीक है, फिब्रॉइड्स कंटेन मोर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर्स देन नॉर्मल यूट्राइन मसल सेल्स डू. ठीक है, नॉर्मल यूट्राइन मसल सेल्स के अंदर जितना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन वो कैरी कर सकते हैं उससे ज़्यादा फिब्रॉइड जो हैं वो ज़्यादा कैरी करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को. ठीक है, एंड फिब्रॉइड्स टेंड टू श्रिंक आफ्टर मीनोपॉज. इसीलिए जो फिब्रॉइड्स होते हैं वो मीनोपॉज जैसे जैसे आता रहता है वैसे वैसे उसका साइज जो है फिब्रॉइड का वो श्रिंक होने लग जाता है. क्यों? बिकॉज देयर इज डिप्लीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, राइट. देन नेक्स्ट है अदर ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है, अदर ग्रोथ फैक्टर्स में आपको आ जाता है जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, दे कैन अफेक्ट द फिब्रॉइड ग्रोथ. ठीक है, देन आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ईसीएम जिसे हम बोलते हैं. सो ईसीएम क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मटेरियल दैट मेक्स सेल्स स्टिक टुगेदर. ठीक है, ईसीएम सबके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि सेल्स को साथ जोड़े रखने में हेल्प करता है. ठीक है, सो कुछ लोगों के अंदर क्या होगा, ये ईसीएम जो है उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, और जिसकी वजह से जो फिब्रॉइड्स होते हैं देयर आर चांसेस ऑफ लाइक दैट पर्टिकुलर वुमेन इज प्रोन फॉर दिस डेवलपिंग फिब्रॉइड्स. ठीक है, देन ईसीएम ऑल्सो स्टोर्स ग्रोथ फैक्टर्स एंड कॉजेज बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सेल्स देमसेल्फ. और एक और बात आ जाती है एक्स्ट्रा इसमें कि जो ईसीएम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है दे आर ऑल्सो लाइक नोन फॉर कैरिंग सम ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है, जिससे कि कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस सेल्स के अंदर फिर होते रहते हैं. ठीक है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू फिब्रॉइड यूट्रस. Then many fibroids that have been present during the pregnancy shrink or disappear after pregnancy. अगर किसी को प्रेगनेंसी के अंदर फिब्रॉइड हुआ है तो प्रेगनेंसी
के लाइक ख़त्म होते होते, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होते होते, तो जो साइज़ है फिब्रॉइड का वो भी कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस है वो भी प्रेगनेंसी के बाद अपनी नॉर्मल साइज़ में आने की कोशिश करता है, तो साथ साथ में फिब्रॉइड जो है वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है इन सम केसेस, राइट। देन कम्स रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। रिस्क फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आपका आता है दैट इज रेस, ठीक है। सो देखा गया है इफ द वुमेन इज ऑफ लाइक आप बोल सकते हो अफ्रीकन ओरिजिन की है, ठीक है, ब्लैक वुमेन जो होती है, दे आर मोर लाइकली टू हैव फिब्रॉइड्स देन आर अदर ऑफ अदर रेशियल ग्रुप्स। देखा गया है कि जो ब्लैक वुमेन है उनके अंदर फिब्रॉइड जो है वो ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू अदर रेशियल ग्रुप्स। Then next comes hereditary. So it has been known that fibroid uterus is hereditary in nature, ठीक है, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, ठीक है। Then other factors include onset of menstruation at an early age, मतलब मिनार्की जो है वो जल्दी आ गई थी, ठीक है, अर्ली एज पे आ गई थी। Then obesity can be the factor. Then a vitamin D deficiency is associated with uterine fibroid. Then having a diet higher in red meat and lower in green vegetables, fruit and dairy. So if a woman is taking less of the green vegetables, fruit and dairy products and consuming higher amounts of red meat, then it can lead to fibroid uterus. ये स्टडीज हुई हैं डिफरेंट, तो उसमें पता चला है ये कि ये चीज़ें जो है वो एसोसिएटेड है इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। देन ड्रिंकिंग अल्कोहल इंक्लूडिंग बियर अपीयर टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग फिब्रॉइड्स। सो अगर लीकर कंजप्शन है वुमेन के अंदर, सो दैट कैन कॉज दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपकी 3 तरह की क्लासिफिकेशंस आती हैं, यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले है आपके 3 तरह के फिब्रॉइड्स जो हैं वो होते हैं, एंड दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन ऑफ द फिब्रॉइड प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस। तो सबसे पहले आता है इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड्स, ठीक है। इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड्स जो होते हैं दे ग्रो विद इन द मस्कुलर यूट्राइन वॉल, ठीक है। इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड्स कहाँ पे होंगे? दे विल बी प्रेजेंट और दे विल बी ग्रोइंग विद इन द मस्कुलर यूट्राइन वॉल, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी दिस वन इज द इंट्राम्यूरल, ठीक है। ये जो मसल लेयर है यूट्रस की उसके बीच में ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, एंडोमेट्रियम के नीचे है बेसिकली, राइट। देन नेक्स्ट कम्स सबम्यूकोजल फिब्रॉइड्स, ठीक है। जो सबम्यूकोजल फिब्रॉइड्स होते हैं दे बल्ज इनटू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, यूट्राइन कैविटी के अंदर बल्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए आप, ये दिस इज द सबम्यूकोजल फिब्रॉइड, राइट, जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको भी अफेक्ट कर रहा है यूट्राइन कैविटी को भी, राइट। देन नेक्स्ट कम्स सब सिरोसल फिब्रॉइड्स। सब सिरोसल जो होते हैं दे प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस से भी बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए दिस इज द सब सिरोसल। तो 3 हो गए, इंट्राम्यूरल है, देन सबम्यूकोजल है, देन सब सिरोसल। इंट्राम्यूरल जो होंगे मसल लेयर के अंदर है, सबम्यूकोजल क्या कौन सी हैं जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर आ रहे हैं, और सब सिरोसल फिब्रॉइड कौन सी हैं जो कि यूट्राइन कैविटी से बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ को जा रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट कम्स द symptoms ऑफ fibroid uterus. So heavy menstrual bleeding will be there, menstrual periods lasting more than a week. जो ड्यूरेशन है ब्लीडिंग की वो भी ज़्यादा हो जाएगी menstrual period की, और heavy bleeding will be there, pelvic pressure और pain will be there, ठीक है। Then frequent urination is the next symptom. Then frequent urination क्यों होगा? क्योंकि जो fibroid होगा वो bladder के ऊपर जो है वो pressure generate कर रहा होगा। Then there will be difficulty emptying the bladder, ठीक है। Then constipation will be there will be backache और leg pain, ठीक है। Then rarely a fibroid can cause acute pain when it outgrows its blood supply and begins to die, ठीक है। तो जो acute pain जो है वो होने के चांसेस कम है फिब्रॉइड में, वो सिर्फ तभी होंगे जब वो फिब्रॉइड जो है वो ब्लड सप्लाई के अंदर भी इंटरफियर कर रहा होगा, ठीक है। Then next comes diagnosis. How we can make diagnosis for this particular condition. सबसे पहला आपका आता है pelvic examination. So pelvic examination में आपका आ जाता है uterine fibroids are frequently found incidentally during a routine pelvic examination, ठीक है। Suppose that woman has gone for some other purpose
टू द फिजिशियन, ठीक है, और वहाँ पे उसका पेल्विक एग्जामिनेशन हुआ है और तब वो एनकाउंटर हो सकती है अगर ये कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट कम्स अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड जो है इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उससे क्लियर आउट हो जाता है, ठीक है। देन लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम इसमें CBC काउंट करेंगे, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करते हैं हम इसमें, to find out whether if the woman is having anemia or having some other blood bleeding disorders, or if she is having any thyroid related problems. Then next comes MRI. MRI also is beneficial to confirm the exact location of the fibroid, ठीक है। देन आ गया हिस्टेरोसोनोग्राफी, ठीक है। हिस्टेरोसोनोग्राफी का अनदर नेम जो है दैट इज सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राम। वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज सेलाइन इन्फ्यूजन sonograph. And what we are doing in this, we are infusing the sterile saline to expand the uterine cavity and making it easier to get images of submucosal fibroid. Submucosal कौन सा था, जो कि यूट्राइन कैविटी से बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राम इसको बोला जाता है, और इसके अंदर हम यूट्रस के अंदर से स्टेराइल सेलाइन वाटर जो है वो हम इंस्टिल करते हैं, ठीक है, ताकि यूट्रस की कैविटी जो है वो एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। And so we can get easier images of the submucosal fibroids and the lining of the uterus in women, especially कौन सी women में ये helpful होगा, a woman who is pregnant and there is presence of fibroid inside her uterus, or who have heavy menstrual bleeding, तो उनके अंदर हम ये टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, स्टेरोसोनोग्राफी, राइट। देन नेक्स्ट कम हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी, ठीक है। हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी का मतलब क्या है, इसमें यूट्रस की कैविटी भी देखेंगे हम, प्लस फेलोपियन ट्यूब्स भी विजुलाइज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी। सो अ डाई टू हाईलाइट द यूट्राइन कैविटी एंड फेलोपियन ट्यूब्स ऑन एक्सरे इमेजेस इज इंजेक्टेड, ठीक है। एक डाई इसमें इंजेक्ट की जाती है यूट्राइन कैविटी और फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और सामने एक्सरे इमेजेस से हम उसको फिर स्टडी कर सकते हैं। एंड this particular test help in determining whether there is some kind of blockage inside the fallopian tube, ठीक है, and even it can show submucosal fibroid if present, ठीक है। submucosal fibroid होंगे वो भी इससे हमें पता चल जाएंगे, प्लस अगर fallopian tube में कोई ब्लॉकेज है तो भी इससे हमें क्लियर आउट हो सकता है। देन आ जाता है आपका हिस्टेरोस्कोपी, नेक्स्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए। हिस्टेरोस्कोपी में क्या करेंगे हम, हिस्टेरोस्कोप के साथ, ठीक है। हिस्टेरोस्कोप जो है एक स्मॉल लाइटेड टेलीस्कोप की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और यूट्रस तक लेके जाते हैं, राइट। इसके आगे एक कैमरा लगा रहता है। देन सेलाइन इज इंजेक्टेड इनटू द यूट्रस, फिर हम क्या करेंगे, यूट्रस में सेलाइन को इंजेक्ट करेंगे, जिससे कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी यूट्रस की, ठीक है। और आप इजीली जो है फेलोपियन ट्यूब्स को विजुलाइज कर सकते हो, यूट्रस की वॉल्स को विजुलाइज कर सकते हो। सो दिस इज हिस्टेरोस्कोपी, राइट। So it is done with the help of the instrument which is known as hysteroscope, and again इसमें हमने सेलाइन जो है वो इन्फ्यूज करना है, इंस्टिल करना है इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द प्रिवेंशन। सो ऐसा है कि प्रिवेंशन इसकी जो है दैट मे नॉट बी पॉसिबल, बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दीज ट्यूमर्स रिक्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको प्रिवेंट करना 100% इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही तरह के होते हैं, ये नॉन मैलिग्नेंट है ये, है ना। तो कुछ तरह के ट्यूमर्स जो हैं ये फिब्रॉइड वाले, इनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बाकी जो होते हैं विद टाइम अपने आप जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। But by making healthy lifestyle choices such as maintaining a normal weight and eating fruits and vegetables, there may be decreased risk of fibroid, ठीक है। If a woman is following a healthy regime, ठीक है, healthy lifestyle choices है उसकी, she is maintaining a normal weight and exercising कर रही है proper, ठीक है, और she is having proportionate amounts of fruits and vegetables in the diet, then the chances of her developing a fibroid gets decreased. Then next है, also some research suggests that using hormonal contraceptives may be associated with the lower risk of fibroid. So some studies have been conducted, जिसमें पता चला है कि contraceptive जो pills होती हैं, ठीक है, they are also associated with decreasing the risk of fibroids, right? Then comes the management of fibroid uterus. So there is no single best approach to uterine fibroid treatment. Many treatment options exist. तो ऐसा नहीं है कि एक तरह का ही कोई प्रोसीजर है इसमें, number of procedures are there for the treatment of this particular condition, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है watchful waiting, ठीक है।
वॉचफुल वेटिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं पेशेंट के अंदर तो वी कैन वेट एंड वॉच। जो फिब्रॉइड होगा वो अपने आप से भी श्रिंक हो जाता है कुछ कंडीशंस में। So many women with uterine fibroids experience no sign and symptoms or only mildly annoying symptoms and signs that they can live with. In that case, watchful waiting could be the best option. ठीक है, as we have already discussed, जो fibroids हैं they are not cancerous, so they rarely interfere with pregnancy, right? So they usually grow slowly or not at all and tend to shrink after menopause. ठीक है, या तो वो स्लोली ग्रो करेंगे या फिर बिल्कुल ही ग्रो नहीं करता है। अगर कर भी गया है तो आगे और एक्सपैंड नहीं होगा। ठीक है, और एंड वंस द वुमेन इज़ लाइक टूवर्ड्स मीनोपॉज, तो जो फिब्रॉइड अगर प्रेजेंट है उसके अंदर, सो इट विल टेंड टू गेट श्रिंक, राइट। देन कम्स मेडिकेशंस। ठीक है, कौन कौन सी मेडिकेशंस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन फिब्रॉइड यूट्रस। सबसे पहला आपका आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसे हम GnRH एगोनिस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट नहीं है, एगोनिस्ट है, मतलब उसके फेवर में काम करेगा वो। ठीक है, सो दे आर यूज फॉर ट्रीटिंग फिब्रॉइड्स बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, क्योंकि ये एगोनिस्ट है, सो दे विल ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में कम हो जाता है तो इट विल लीड टू मीनोपॉजल स्टेट। ठीक है, टेम्परेरी मीनोपॉज से हम लेकर आ सकते हैं वुमेन के अंदर, और उसके वजह से क्या होगा, जो फिब्रॉइड होगा वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। और जो उसका एनीमिक कंडीशन, उसको ब्लीडिंग हैवी हो रही थी ना इसकी वजह से, तो वो ब्लीडिंग भी कम हो गई, तो उसका जो एनीमिया है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। सो दीज एगोनिस्ट टिपिकली आर यूज फॉर नो मोर देन 3 to 6 months। तो 3 से 6 महीने के लिए हमने यूज़ करना है, बिकॉज सिम्टम्स रिटर्न व्हेन द मेडिकेशन इज स्टॉप्ड एंड लॉन्ग टर्म यूज कैन कॉज लॉस ऑफ बोन। ठीक है, लॉस ऑफ बोन का मतलब क्या है, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन जो बोन में है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से, इन पर्टिकुलर हॉर्मोन्स की वजह से। सो हमने ये मेडिसिन से 3 to 6 months तक ही यूज़ करनी है, राइट। So GnRH agonist is given to shrink the size of the fibroids before a planned surgery or to help transition you to menopause। ठीक है, अगर एक वुमेन जो है मीनोपॉज की तरफ जा रही है तो क्या होगा, एकदम से उसको मेंसेस आने स्टॉप नहीं होते हैं, पहले स्टॉप होंगे, फिर कुछ मंथ्स के बाद फिर से होंगे। ठीक है, तो दे विल बी लाइक फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, है ना, तो धीरे धीरे वो मीनोपॉज की तरफ जाती है, एकदम से नहीं जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो पार्टिकुलर मेडिकेशंस हैं ये हेल्प करेंगी उस टाइम तक श्रिंक करने में साइज़ को फिब्रॉइड के, क्योंकि हमने बोला 3 to 6 months तक लेना है सिर्फ। ठीक है, और ये हम 3 to 6 months क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जब हम इसको बंद कर देंगे मेडिसिन को, है ना, तो दोबारा से सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी सर्जरी करनी है, अगर प्लान सर्जरी है तो प्लान सर्जरी से पहले हम इस मेडिकेशन को हम लेते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 to 6 months, जिससे कि यूट्रस में जो फिब्रॉइड होता है उसका साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, राइट। उसके बाद देन वी कैन गो फॉर द सर्जरी। देन है नेक्स्ट मेडिकेशन प्रोजेस्टिन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, IUD है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जिसके अंदर प्रोजेस्टिन जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है स्लोली। ठीक है, सो ये जो है IUD, प्रोजेस्टिन रिलीजिंग IUD जो है, ये हम देते हैं टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हैवी ब्लीडिंग कॉज्ड बाय द फिब्रॉइड्स। ठीक है, इससे ना तो फिब्रॉइड का साइज श्रिंक होगा, ठीक है, ना ही फिब्रॉइड ख़त्म होगा, सिर्फ इससे रिलीफ मिलेगा पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग से। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ IUD ऑल्सो प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। ठीक है, देन आ गया नेक्स्ट आपका ट्रांएग्जामिक एसिड। ठीक है, इसमें आपकी मेडिसिन जो आती हैं, लिस्टेडा आती है और साइक्लोकैप्रोन आती है। ठीक है, तो ये एक तरह की नॉन हार्मोनल मेडिकेशन है विच इज़ टेकन बाय द वुमेन हु इज़ हैविंग फिब्रॉइड यूट्रस टू ईज हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ठीक है, तो हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा ये भी, एंड इट्स टेकन ओनली ऑन हैवी ब्लीडिंग डेज। सिर्फ उन्हीं दिनों में लेना जब उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लाइक फर्स्ट 3 days और फर्स्ट 4 days। ठीक है, देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAIDs है। ठीक है, ये भी एक तरह के नॉन हार्मोनल मेडिकेशन ही हैं, दे विल बी हेल्पफुल इन रिलीविंग पेन। हमें पता है NSAIDs जो है वो पेन रिलीव करने में हेल्प करते हैं, तो फिब्रॉइड की वजह से जो पेन पेशेंट को हो रही है उसको रिलीव करने के लिए वी कैन एडवाइस हर सम NSAIDs। ठीक है, देन नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। ठीक है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, वी आर नॉट लाइक एंटरिंग वी आर नॉट ब्रेकिंग द स्किन बैरियर ऑफ द पेशेंट, है ना।
तो उसके अंदर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट में सबसे पहला आपका आता है MRI गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी। ठीक है, ये नया प्रोसीजर है, न्यू टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को अभी रिसर्चर्स अभी कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसीज को देख रहे हैं अभी। ठीक है, सो ये अभी हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आई हैव जस्ट एडेड दिस स्लाइड टू आपको अपडेट करने के लिए, ठीक है, कि क्या नया इसके अंदर हम ऐड हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, है ना। सो MRI गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड सर्जरी, है ना। तो पिक्चर इसके अंदर है, ऐसे पेशेंट MRI मशीन में जो होता है ऐसे जाता है ना पेशेंट MRI मशीन में, तो यूट्रस को एक्सेस करते हैं, देन अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करके जो फिब्रॉइड होता है उसको वहीं पे ख़त्म किया जाता है। सो ये देखिए आप, अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर यूट्रन फिब्रॉइड दैट प्रिजर्व्स यूट्रस, रिक्वायर्स नो इंसिजन एंड इज डन ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस। ठीक है, आउट पेशेंट बेसिस पे होता है, कोई इसमें इंसिजन नहीं लगता पेशेंट को, एंड इट इज़ डन व्हेन द पेशेंट इज इनसाइड द MRI स्कैनर। ठीक है, MRI स्कैनर में होगा विद हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स होंगी अंदर। ठीक है, the images give the precise location of the uterine fibroids. When the location of the fibroid is targeted, the ultrasound transducer focuses sound waves into the fibroid to heat and destroy small areas of fibroid tissue. ठीक है, जैसे कि बताया आपको, this is the MRI machine, patient will be lying in this machine in this position. तो इमेजेस आ जाती हैं, तो जहाँ पे हम फिब्रॉइड जब हमें लोकेट हो जाएगा तो हम अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसड्यूसर है उसको हम ऑन कर देंगे, और उसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स आएंगी जो कि फिब्रॉइड को ब्रेक डाउन कर देगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, छोटे छोटे पीसीस के अंदर। सो दिस इज द प्रोसीजर MRI गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी। दिस इज अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट कम्स यूट्राइन, ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। मिनिमली का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसमें इंसिजन लगाते हैं पेशेंट को। ठीक है, सो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस, स्मॉल पार्टिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू द आर्टरीज सप्लाइंग द यूट्रस, कटिंग ऑफ ब्लड फ्लो टू द फिब्रॉइड्स। ठीक है, जो आर्टरीज होंगी उनके अंदर हम वॉलंटरली, हम इंटेंशनली उसके अंदर एम्बोलाई को इंसर्ट करेंगे अंदर, ताकि जो ब्लड फ्लो है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए और ब्लड फ्लो जो है वो कट डाउन हो जाए, जो फिब्रॉइड को ब्लड सप्लाई कर रहा था अभी तक। ठीक है, जिसकी वजह से फिब्रॉइड जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट आता है मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ठीक है, इन दिस प्रोसीजर रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिस्ट्रॉयज द यूट्राइन फिब्रॉइड्स एंड श्रिंक्स द ब्लड वेसल्स दैट फीड देम, एंड दिस कैन बी डन ड्यूरिंग अ लेप्रोस्कोपिक और ट्रांससर्वाइकल प्रोसीजर। क्योंकि हमने कहा है मिनिमल इन्वेजन विल बी देयर, सो इट कैन, दिस प्रोसीजर, पर्टिकुलर प्रोसीजर कैन बी डन बाय अ लेप्रोस्कोप, और वी कैन डू इट फ्रॉम ट्रांससर्वाइकल एक्सेस। ठीक है, सर्विक्स के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और हम ये प्रोसीजर को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसमें हम करते क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज के साथ हमने यूट्रस के जो अंदर फिब्रॉइड प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हमने डिस्ट्रॉय करना है, उसको श्रिंक करना है। कैसे करेंगे, जो ब्लड वेसल्स उसको सप्लाई कर रही हैं ब्लड, ठीक है, उन्हीं ब्लड वेसल्स को हमने श्रिंक कर देना है। तो अल्टीमेटली जो ब्लड फ्लो होगा वो अब कम हो जाएगा उसको फिब्रॉइड को, एंड अल्टीमेटली इट विल श्रिंक एंड डाई। देन थर्ड है मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर में आपका, दैट इज रोबोटिक मायोमेक्टमी, और वी कैन से लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। ठीक है, सो इन अ मायोमेक्टमी सर्जन रिमूव्स द फिब्रॉइड्स लीविंग द यूट्रस इन प्लेस। ठीक है, मायोमेक्टमी में क्या होगा, फिब्रॉइड को हम रिमूव कर देंगे इधर थ्रू लेप्रोस्कोप, ठीक है, एंड लीविंग द यूट्रस इन द प्लेस। तो यूट्रस को कुछ भी नहीं होगा। सो इफ द फिब्रॉइड्स आर फ्यू इन नंबर, वन मे ऑप्ट फॉर अ लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक प्रोसीजर which uses cylinder instrument inserted through the small incision in abdomen to remove the fibroid from your यूट्रस। ठीक है, सो इसके अंदर हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू या फिर रोबोटिक प्रोसीजर भी हो सकता है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एब्डोमेन के अंदर छोटा सा एक इंसिजन बनाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम एक सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि फिब्रॉइड तक जाता है और फिब्रॉइड को रिमूव कर देता है, राइट। सो दिस इज लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक मायोमेक्टमी। देन कम्स फोर्थ वन, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स में हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। ठीक है, सो दिस प्रोसीजर मे बी एन ऑप्शन इफ द फिब्रॉइड्स आर कंटेन्ड इनसाइड द यूट्रस। कंटेन्ड इनसाइड द यूट्रस का मतलब क्या है, सब म्यूकोजल अगर
फिब्रॉइड है, ठीक है। सो द सर्जन एक्सेसेस एंड रिमूव फिब्रॉइड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्टेड थ्रू द वेजाइना एंड द सर्विक्स इनटू द यूट्रस। तो इसमें जो हमारा एक्सेस होगा दैट विल बी थ्रू द वेजाइना और थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। वेजाइना और सर्विक्स के अंदर से हम एक इंस्ट्रूमेंट को पास करेंगे जो कि फिब्रॉइड को रिमूव करेगा, ठीक है। देन कम्स एंडोमेट्रियल एब्लेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन जो है इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस ट्रीटमेंट परफॉर्म्ड विद अ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इंसर्टेड इनटू द यूट्रस यूजेस हीट, माइक्रोवेव एनर्जी, हॉट वाटर और इलेक्ट्रिक करंट टू डिस्ट्रॉय द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ईदर एंडिंग मेंसुरेशन और रिड्यूसिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो इसके अंदर हम हीट का यूज़ कर सकते हैं या माइक्रोवेव एनर्जी इसके अंदर यूज़ की जाती है या हॉट वाटर या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड इट इज़ डन टू डिस्ट्रॉय द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इससे जो यूट्रस की लाइनिंग है वही एंड हो जाएगी, विच विल अल्टीमेटली लीड टू एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन और रिड्यूसिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, राइट। देन नेक्स्ट इसमें आता है आपका एक नोट है, विद एनी procedure that does not remove the uterus there is a risk that new fibroids could grow and cause symptom, ठीक है। तो टेक्निक आप प्रोसीजर कोई भी ले रहे हो, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस जो है वो रिमूव नहीं हो रहा है, यूट्रस जो है वो इंटैक्ट है, तो उसके अंदर देयर आर चांसेस कि जो फिब्रॉइड हैं वो बार बार डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सर्जिकल प्रोसीजर्स। ट्रेडिशनल सर्जिकल प्रोसीजर में दो किए जाते हैं, पहले से करते आ रहे हैं हम। एक होता है आपका एब्डोमिनल मायोमेक्टमी, अनदर वन इज हिस्टेरेक्टमी। एब्डोमिनल मायोमेक्टमी हम किस केस में करेंगे? इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फिब्रॉइड्स, ठीक है, जो कि साइज में बहुत ज़्यादा है एंड विच आर डीप सीटेड, ठीक है, बहुत अंदर है, वेरी डीप फिब्रॉइड्स। एंड तो इसके लिए हमें एब्डोमिनल अप्रोच हमें यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। सो इट इज़ डन बाय ओपन एब्डोमिनल सर्जिकल procedure to remove the fibroids. So many women who are told that hysterectomy is their only option can have an abdominal myomectomy instead. However, scarring after surgery can affect future fertility, ठीक है। सो जिन लाइक वुमेन को बताया जा चुका है कि फॉर लाइक ट्रीटिंग देयर फिब्रॉइड्स द ओनली ऑप्शन इज हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। सो वो लोग क्या कर सकते हैं? एब्डोमिनल मायोमेक्टमी को ऑप्ट कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या है, फ्यूचर फर्टिलिटी को अफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल इंसिजन इसमें होगा तो स्कार के चांसेस हैं, एंड नेक्स्ट टाइम इफ शी इज़ कंसीविंग तो देयर कैन बी द चांसेस ऑफ स्कार रप्चर, है ना। तो वो इसके साथ थोड़ी सी है कॉम्प्लिकेशन जो एसोसिएटेड है। अनदर वन इज हिस्टेरेक्टमी, लास्ट प्रोसीजर है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी जो है उस पर्टिकुलर वुमेन में सूटेबल है हुज फैमिली इज कंप्लीट, ठीक है। तो हिस्टेरेक्टमी में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग द होल ऑफ द यूट्रस, राइट। सो दिस इज द परमानेंट सोल्यूशन फॉर यूट्राइन फिब्रॉइड्स, क्योंकि यूट्रस ही नहीं रहेगा तो आगे फिब्रॉइड्स भी नहीं बनेंगे। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर इज द परमानेंट सोल्यूशन फॉर द यूट्राइन फिब्रॉइड्स, राइट। I hope this topic is clear to all of you. In case if anyone is having any doubts or any queries regarding this topic, then you can ask me via WhatsApp or call. Thank you so much.